शुरू कीजिए। अब आखिरी व पांचवां सत्र का समय है। हिंदी साहित्य और गांधी चेतना विषय पर वक्तव्य देने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले महाविद्यालय महाराष्ट्र से डॉक्टर शिवसर्जन जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवसर्जन जी से सादर अनुरोध है कि अपना वक्तव्य शुरू करें। सर आप अनम्यूट है सर। सभी को नमस्ते। बहुत देर से आपकी बहुत सुंदर बातें सुनने को मिली। अजीत सर के उपलक्ष्य में जो ये उन्होंने जो आयोजन किया इस संगोष्ठी का बहुत बढ़िया आयोजन है। सबसे पहले आईपीएससी हिंदी विभाग श्री नारायण कॉलेज शिवगिरी वर्कला केरला तथा बीजेएम सरकारी कॉलेज चौरा का मैं तहे दिल से शुक्रिया आभार मानना चाहता हूं, जिन्होंने भारत की आज़ादी एकता विकास में हिंदी का योगदान और जो इस कॉलेज की प्राचार्य है डॉक्टर पिता कृष्णन और डॉक्टर गोपाल कुमार जी और डॉक्टर अनीता जी, आप सभी के प्रति धन्यवाद आभार ज्ञापन करता हूँ। और बहुत समय नहीं है मेरे पास, मैं अपना विषय शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले अरुणिमा जी को बहुत बहुत अभिनंदन, उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया। तो मेरी बात है हिंदी साहित्य और गांधी चेतना। आज देखते हैं गांधी, आज का जो सत्र है मेरा अंतिम सत्र है। अंतिम सत्र में गांधी जी के ऊपर बात करना बहुत कठिन होता है। शुरुआती सत्र में गांधी जी के ऊपर बात करें तो सजीत सर बहुत आसान जाएगा, लेकिन अंतिम सत्र में और गांधी ये दोनों भी कुछ अलग है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि किसी को छोड़ के जाने का मौका नहीं दूंगा। आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा यहाँ पे। मेरा जो शोध है, मैंने नया शोध शुरू किया। इससे पहले का शोध मेरा कथा साहित्य में वर्गीय चित्रण था। वर्गीय चित्रण पर मेरा अध्ययन हो चुका है, लेकिन गांधी और हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, जो पृष्ठभूमि रही है, बहुत प्राचीन नहीं है। सन 1900 के बाद की जो परंपरा चलती आ रही है, कवियों की हो गद्य पद्य शैली दोनों की वो हो, उनमें गांधी जी का सहभाग बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे बहुत बड़े राजनेता, आध्यात्मिक नेता या क्रांतिकारी के रूप में, बहुत बड़े पैमाने पे राष्ट्रपिता के रूप में हम उन्हें आज भी बहुत आदर और सम्मान के साथ उनको प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने विषय की ओर आता हूँ, महात्मा गांधी और प्रेमचंद जी की ओर, क्योंकि प्रेमचंद जी और महात्मा गांधी, इनका रिश्ता बहुत अटूट था। वो दोनों एक साथ एक दूसरे के मित्र भी थे बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने 2006 से लेकर 2000 लगभग 36 तक काम किया है। उनके जो उपन्यास है आप सभी को अवगत है, गोदान हो, सेवा सदन हो, रंगभूमि हो, कर्मभूमि हो, इन सभी में आपको एक झलक गांधी जी की जो ग्राम पंचायत के रूप में आपको दिखाई देगी, ग्रामीण भारत के रूप में आपको दिखाई देगी। उसको बहुत अच्छी तरीके से सजग रूप में हिंदुस्तानी भाषा में प्रस्तुत करने का, क्योंकि गांधी जी की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि जो भी हमारे आंदोलन है, हमारी भाषा है, हिंदी में प्रस्तुत होनी चाहिए, और खास तरीके से हिंदुस्तानी में, जो सबके समझ में आए, सभी तक पहुंचे। वो बात लेखकों को लिखनी चाहिए। उनका एक धरोहर था, उनका एक मानना था। वो बहुत अच्छी तरीके से कहने लगे कि हमारी जो बात है पूरी तरीके से आम लोगों तक पहुंचानी चाहिए, और इसके लिए सबसे बढ़िया चालक कोई मिला तो प्रेमचंद जी थे, जिन्होंने ग्रामीण परिवेश में होकर भी इतने सारे ग्रामीणों के ऊपर उनके जो उपन्यास है बहुत सशक्त रूप में उन्होंने लिखे, और सत्यता, अहिंसावादी विचारधारा बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने उपन्यास में प्रस्तुत की। उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। एक मध्यम काल का एक बकरी नामक उपन्यास आपने भी पढ़ा। बकरी नामक एक रचना आई, व्यंग्य के रूप में। वहां पर पूरे भारत आजाद होने के बाद भारत वहां पर चित्रांकित किया गया, सब बोला गया। आज भी वही दौर हमें दिखाई देने लगता है कि राजकीय नेता जब कोई आता है, बड़ा कोई अधिकारी जब कोई आता है गांव में, तो गांव में क्या स्थिति होती है,
उसी दिन के लिए गांव सजता है, धजता है, पूरी तरीके से सब कुछ किया जाता है। बकरी में भी वही हुआ। क्या हुआ, गांव में कोई बड़ा अधिकारी आने वाला है, बड़ा अधिकारी आने के वजह से गांव में अब वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, सब कुछ रखा गया, रास्ते साफ किए गए, सब गांव चकाचक हो गया जैसे कोई गांव में त्योहार। गांव के लोग आश्चर्य से देखने लगे कि ये नया कोई कुछ कैसे हो रहा है हमारे भारत देश में, क्योंकि भारत आजाद होने के बाद तो हमारे गांव में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज हो रहा है। फिर भी ये जो अधिकारी प्रशासकीय वर्ग है, इनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से वहां पर तीखा व्यंग व्यक्त किया है। वहां पर वो केवल मूल रूप में जो हमारी प्रशासकीय प्रणाली है उसके आधार पर बकरी बहुत सशक्त रूप में हमारे ऊपर घाव पहुंचाती है, ठेस पहुंचाती है। ठीक उसी तरीके से हम देखते हैं जब कार्यक्रम होता है, सब समारोह खत्म होता है, बकरी आती है, जो पेड़ लगाए हुए हैं, जो पौधे लगाए हुए खा जाती है। जब रात होती है वही प्रशासकीय अधिकारी आते हैं और उस बकरी को खा जाते हैं। गांधी के नाम पर, 2 अक्टूबर के नाम पर जो सजावट की गई थी, जो सब कुछ किया गया था, बकरी के नाम पर बकरी ने पेड़ों को खाया और बकरी को अधिकारियों ने खा डाला। यह अहिंसा केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। समाज में हम रहते हैं तो हमें हमारा दायित्व, हमारा अपनापन पूरी तरीके से हमें समझना चाहिए। जैनेंद्र भी इनके एक बहुत बड़े लेखक है, जो गांधीवादी विचारधारा के प्रणेता समझे जाते। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि प्रेमचंद के बाद जब कोई बड़े लेखक गांधीवादी विचारधारा के पैदा हुए, उनमें जैनेंद्र और सियाराम शरण गुप्त का नाम बहुत बड़े पैमाने पर लिया जाता है, क्योंकि इन दोनों ने, लेकिन एक जगह जैनेंद्र खुद कहते हैं कि मेरे पात्र कभी गांधी नहीं बने। ये भी सही है, क्योंकि उनके पात्र कभी गांधी नहीं बने। उनके एक विचारधारा अलग थी कि वो अपने पात्र में गांधी जी को संक्षिप्त करना नहीं चाहते, बल्कि गांधी की विचारधारा को वह उन्होंने इतनी सहजता से अपने उपन्यासों में, सुखदा हो, त्यागपत्र की तो मृणेनी जो है, मृणाल जो है, जिन्होंने एक कोयला बेचने वालों के साथ रहकर अपना जीवन गुजारा है, मृणाल जी, और उसी के साथ उन्होंने ये भी किया कि वहां पर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतनी शांतता तरीके से अपना जीवन बिताती है, और उनके परिवार वाले, उनका जो घर है, ये नारी समस्याओं के प्रति जो गांधी की विचारधारा थी, वही विचारधारा त्यागपत्र में जैनेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत की। ठीक उसी तरीके से एक गाल कर दाया गाल आगे करने के बाद उस पर चाटा जब पड़े तो बाया गाल आगे करने की नीति गांधी जी की रही है। आज हम में से ऐसा लगभग ये जो भावना है, शांतिमय भावना है, लगभग खत्म हो चुकी है। जितनी भी भावनाएं आज उजागर सामने आती है तो क्रोधित रूप में आती है। तो जी और जिले दो की जो नीति गांधी जी की थी, सभी साहित्यकारों ने, हिंदी साहित्यकारों ने पद्य में तो बहुत अच्छे तरीके से इनका बयान होता आ रहा था। मैंने आपको एक बात पहले ही बतला दी थी कि काव्य में के साथ साथ जो कुछ नया लिखा जा रहा है उनका विरोध गांधी जी ने भी किया था। अति मशीनवाद का विरोध गांधी जी ने अपने साहित्य में किया, अपने बोलचाल में किया, अपने आंदोलन में किया। अति मशीनवाद यानी कि भारतीय बेकारी का जो कुछ स्वतंत्र रूप है, उन्होंने उस काल में प्रस्तुत किया था, और उसी की छाप हमें जयशंकर प्रसाद के कामायनी में भी देखी जा सकती है। जब सारस्वत में युद्ध हो रहा था तो सारस्वत में युद्ध होते हुए उस युद्ध का विरोध वहां के नागरिक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नई नीति है, ये नया जो मशीनीवाद है, ये मशीनीवाद हमें नहीं चाहिए, आधुनिकीकरण नहीं चाहिए। हम खुशी से रह लेंगे पुराने ख्यालों के साथ, लेकिन जब आधुनिकता आई, आधुनिकता में शांति, प्रेम और अहिंसा की जो बातें हैं दूर होने लगी।
हिंसा को महत्व देने लगे लोग, क्योंकि आज हम बड़ी बड़ी शक्तियां देखते हैं, अणुबॉम्ब की जो प्रणाली देखते हैं। आज कहा जाता है कि इतना विस्तार हिंसावादी प्रवृत्ति का हो चुका है कि विस्तारवाद का जो धोरण आज पूरे देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत हो रहा है वो बहुत ही भयावह है। इसका परिणाम हम रसिया और यूक्रेन का युद्ध देख सकते हैं। शांति की गुहार लगाने वाला भारत देश एकमेव ऐसा देश था जिन्होंने दोनों को शांत करने का जिम्मा अपने सर पर लिया। लेकिन भारत में ही बहुत अधिक पैमाने पर असहिष्णुता, जातिवाद और अन्य कुछ कारणों के कारण हमेशा ही दंगले फसाद होते रहते, और इनकी जड़ क्यों ढीली हो गई अहिंसा शांति की? तो एक ही है कि हमारे लेखकों ने गांधी जी को लिखना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आज हम देखते हैं उनका दोष नहीं है, क्योंकि तंत्रज्ञान के युग में पड़े हुए जो बच्चे हैं जब लिखने लगते हैं तो वहां लिखते समय कभी गांधी जी को याद नहीं करेंगे, तो याद किसे करेंगे? बड़ी बड़ी महान शक्तियों को याद करेंगे। आज 2018 में लिखा हुआ एक उपन्यास है जो 84, बहुत भयानक उपन्यास है। एक तंत्रज्ञान में विकसित कौशल्य प्राप्त करने वाले लेखक है उसके, जो इंजीनियर खुद है। तो उस शैली में वो कभी साहित्य या गांव की धारा को नहीं लिखते, वो केवल प्रतिस्पर्धा की धाराओं में लिखते हैं, अति वैयक्तिकता की धाराओं में लिखते हैं। अति वैयक्तिकता क्या होती है ये उनमें लिखते हैं। 84 उपन्यास में एक 84 उपन्यास की नायिका है, वो खुलेआम अपने प्रेम से कहती है कि मेरे साथ और कोई दूसरा है जो अपने पति को छोड़ चुकी है और हर दिन कोई नया अपने साथ बुलाती है। ये अति वैयक्तिकता जो है, ये अति वैयक्तिकता जब पढ़ने में आती है तो बुरा तो लगता ही है। गांधी को लिखकर छोड़ना, गांधी से जो अलिप्त होकर लिखना चाहते हैं वो ये ध्यान में रखे कि शांति और अहिंसा से ही देश चलता है, बल्कि हिंसा का नहीं। आज हम बहुत सारे आंदोलन देखते हैं, उसका सजग उदाहरण यही है। हमारी साहित्यिक पीढ़ियां बहुत अच्छे रूप में लिख नहीं पाती। क्यों नहीं लिख पाती? उसका एकमेव कारण है गांधी का भूलना, गांधी जी को भूलना। पुराने तौर पर तो मैं लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनके बाद मैत्री शरण गुप्त है। मैत्री शरण गुप्त का एक नाटक बहुत अच्छा है, कोणार्क। कोणार्क में जब जिशु सूर्य मंदिर का निर्माण करते हैं, शांति और अहिंसा के प्रतीक है जिशु वहां पर, लेकिन जो परकीय आक्रमण है, अंतर्गत आक्रमण है, बहुत ज्यादा पैमाने पर बढ़ने लगे और उस मंदिर पर कब्जा करने लगे। तो जिसके निर्माता विशु है, शिल्पी है, तो वही शिल्पी अपने हाथ से इतना बड़ा जो कोणार्क मंदिर है एक क्षण में उध्वस्त कर देते हैं। जिन्होंने अपनी कलाकृति को इतनी स्वप्नता से पूरा किया हो, वही अपने कला को क्यों मिटाना चाहेगा भला? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसके वजह से इतने सारे युद्ध, इतना सारा रक्तपात हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने कोणार्क को पूरी तरीके से खंडरों में तब्दील कर दिया। जो जितनी बातें हैं हिंसात्मक रूप में कही जाए, जब गांधी जी का निधन हुआ तो हिंदी कहा जाएगा कि पूरा हिंदी साहित्य तब रो पड़ा। तो फिर अहिंसा के भावों में मस्त आज यह विश्व जितना पड़े हुए हैं उतना ही अच्छा रहेगा। अहिंसा के भाव मन में होने चाहिए, मुझे इतना ही कहना है। मुझे बोलने के लिए सजीत सर ने यहाँ पर मौका दिया। मैं सर का आभार ज्ञापन करता हूँ, उनके कॉलेज का आभार ज्ञापन करता हूँ और नमा जी का आभार ज्ञापन करता हूँ, और मेरा जो वक्तव्य है वो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद शिवसर्जन ताले जी।
हमारा भी मुलाकात यहाँ रिफ्रेशर कोर्स के तौर पर हुआ है। आप भी हमारे ऐसे मित्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणिमा, अगला एक ही प्रपत्र पुस्तकर्ता बाकी रह गया है, उसको भी जल्दी बुला लीजिए। जी सर, वो मैं ही हूँ। ठीक है, तो अरुणिमा, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना परिचय प्रस्तुत करें। जी सर, सबको नमस्कार। मेरा विषय है माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम की भावना। हिंदी साहित्य की बहुमुखी प्रतिभा से संबद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी क्रांतिकारी कवि, निर्भीक पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी जैसे अनेक विशेषणों के योग्य है। उनका जन्म सन 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक स्थान पर हुआ था। गांव, समाज और देश के तत्कालीन वातावरण इन्हें एक देशभक्त एवं क्रांतिकारी बनाने में सहायक रहे। माखनलाल जी किशोरावस्था में ही उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी बने। प्रभा और कर्मवीर जैसी पत्रिकाओं का संपादन करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाए और असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए। उन्होंने नई पीढ़ी को आह्वान किया कि वो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आए। ब्रिटिश सरकार इनसे नाराज होकर इन्हें कई बार जेल में डाल दिया। सन 1922 में बिलासपुर जेल में रहकर उन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी है, जिसमें जन्मभूमि के लिए जान देने की प्रेरणा तथा बलिदान की भावना विद्यमान है। कवि एक फूल के माध्यम से कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम्हें, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीरने। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व एवं विचारों का गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। बापू के प्रति एक तुम हो, बापू तुम होते, बापू का परस्थित तथा अन्य कई रचनाओं में गांधी जी के व्यक्तित्व और गांधीवाद का चित्रण हुआ है। विनोबा भावे से भी इनका जीवन प्रभावित रहा। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है। इनका स्वर राष्ट्र का स्वर बन गया है। माखनलाल जी की कविताओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा, देशवासियों के लिए जागरण का संदेश, विदेशी शासन के प्रति विद्रोह, सत्याग्रह के प्रति आस्था, बलिदान की भावना आदि राष्ट्रीयता के सारे गुण विद्यमान हैं। 1920 में जालियांवाला हत्याकांड के संदर्भ में शहीदों को याद करते हुए कवि ने लिखा है, जाओ 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 प्रभु को पहुंचाओ स्वदेश संदेश, गोली से मारे जाते हैं भारतवासी है सर्वेश। अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने भारत में अधिकार जमाकर धीरे धीरे भारतीय मूल्यों व आदर्शों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिशों की दमनकारी नीतियों में भारतीय जनता का सब्र का बांध टूट रहा था। उस समय कवि भारतीयों को सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा देते हैं और अंग्रेजों को ललकारते हुए कहते हैं, जो मुकुट हिमालय पहनता, सागर जिसके पग दुलवाता, यह बंदा भेड़ियों में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मेरा है, क्या कहा कि यह घर मेरा है। कवि का विश्वास था कि राष्ट्र उत्थान तभी संभव है जब सामाजिक विषमता का अंत हो। साथ ही स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर भी बल देना होगा ताकि हम विदेशी शक्तियों को जल्द से जल्द यहाँ से भगा सके। ब्रिटिश शासकों के अन्याय व अत्याचारों का विरोध करने के लिए वे भारतीयों से कठोर यातना को भी सहन करने की प्रेरणा देते हैं। देश को आजाद करने के लिए सबको एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। कवि आह्वान करता है, चलो सजाओ सैन्य, समय की भरपाई के दिन आए हैं, आज प्राण देने के युद्ध की तरुणाई के दिन आए हैं। सालों बाद जब देश आजाद हुए, सारी जनता आजादी के जश्न मना रही थी, तब इन्हीं उल्लास को कवि ने मुक्ति गगन है, मुक्त पवन है नामक अपने गीत में अभिव्यक्त किया। कवि ने स्वतंत्रता मिलने के पश्चात जो रचनाएं की, उनमें सत्ता में बैठे स्वार्थी, पदलोलुप और निष्क्रिय लोगों के प्रति अपना दुख भी व्यक्त किए हैं। सन 1958 में लिखी अपनी कविता वीर प्रति में कवि ने स्वाधीनता के सुंदर स्वप्न को बिगाड़ने वाले स्वार्थी तत्वों को ललकारा है।
एक भारतीय आत्मा उपनाम से माखनलाल जी काव्य रचना करते थे। उन्होंने भारत और भारतीय में अपनी रचना धर्म को समर्पित किया। वे अपने आप को और देश के सभी जवानों को सिपाही मानते थे। हमारे देश और उसकी गरिमामयी संस्कृति का वर्णन उनकी कविता प्यारे भारत देश में मिलते हैं। प्यारे भारत देश गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षितिज नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचारण सुनहरा। और ऋषियों के पेश प्यारे भारत देश। 30 जनवरी 1968 को उनका देहांत हुआ। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि माखनलाल जी का काव्य निस्संदेह राष्ट्रीय स्वाधीनता की चिंगारी को हवा देने वाला महत्वपूर्ण घटक है। करने में वे सफल हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद अरुणिमा। अभी थोड़ा समय आप प्रपत्र प्रस्तुतकर्ताओं का जो प्रस्तुतिकरण है इसी के ऊपर हमारे जो मुख्य वक्ता लोग हैं उन्हीं की ओर से कुछ सुझाव मिलेंगे आप लोगों को, आप लोगों का पर्चा प्रस्तुतिकरण के ऊपर। लता चौहान जी हैं, जयलक्ष्मी जी हैं, शिवसर्जन ताले जी हैं, गजेंद्र चौहान जी भी हैं। और आप चंद शब्दों में हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स को थोड़ा उनको ऐसा सुझाव दीजिए आगे के कार्यक्रमों में, आगे के जो संगोष्ठियों में उनको किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान रखना है। ये आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। और बाकी जितने भी जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अभी मैं फीडबैक फॉर्म सेंड करता हूं, आप लोग उसको भी भरिए। और बाकी लोग 10 मिनट और रुकना है आप लोगों को। इसके बाद हर एक का फीडबैक भी हम लेंगे, वो भी वीडियो के सहारे। यहीं पर आप लोगों को फीडबैक देना है। और मैं हमारे विशिष्ट वक्ताओं को भी मैं यही जो सुझाव देता है, यानी उनसे भी अनुरोध है कि आप लोग भी अपना ये जो संगोष्ठी है इस संगोष्ठी के ऊपर अपना फीडबैक यहाँ पर वीडियो यानी अपने मुख से सुनना चाहता हूँ आप लोगों का जो फीडबैक भी। धन्यवाद। पहले शोधार्थी लोग ऐसे सुनिए। मैं लता चौहान जी को बुलाता हूं कि लता चौहान जी आप अपना सुझाव व्यक्त कीजिए हमारे शोधार्थियों के लिए। 1 मिनट अभी एक जो रिकॉर्डिंग ऑफ करके दूसरा रिकॉर्डिंग करके। ठीक है।